बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा आप लोगों को समझना होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है और फिर उसको सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक ख़ास मेथड होता है। इसी तरह से जो साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी उसको हल करने के लिए साइंटिफिक मेथड ही यूज़ किया जाएगा। और फिर स्पेसिफिकली जब प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड हो तो उसको हल करने के लिए एक बायोलॉजिकल मेथड को ही अडॉप्ट किया जाएगा। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली वो आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बाद में भी बतानी है, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में या तो खुद आता है या उससे कोई और शख्स पूछता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड हो, यानी ऐसा सवाल होना चाहिए, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसको आप साइंटिफिक मेथड को आप नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड का। तो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन हमारे पास है जी, साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी और याद रखें बायोलॉजी में या साइंस में कोई भी जो मेथड होगा वो सही तरह से एक सिस्टमाइज्ड, क्योंकि साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेसिफिकली जैसे बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया गया वो भी एक सिस्टमाइज्ड मेथड होगा। उसके स्टेप्स होंगे, हर स्टेप की ख़ास करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ख़ास तरीक़ेकार होंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ये स्टेप्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने जी। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। इनको मरहला वार हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे कैसे ये स्टेप्स जो हैं हम बायोलॉजिकल मेथड में इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक MCQs याद रखना है। लास्ट टाइम भी ये 9th क्लास के पेपर में आया था कि द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे दो राय आ जाती हैं टीचर्स की भी और वैसे भी, लेकिन मेरे नज़दीक लॉजिकली उसका आंसर है, जब स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें, द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका मतलब है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। पहले ही रिकॉग्नाइज हो गई है ना, तो आपने फिर उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा, तो अब सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होगा। मगर ऐसे बच्चे थे हमारे पास जिनके 60/60 मार्क्स भी आए हैं और उन्होंने रिकॉग्निशन वाला लगाया हुआ था MCQs, यानी कि जो दो राय थी उसमें जो टीचर या जिसने बनाया था पेपर उसके मुताबिक जो की बनाई गई थी उसमें आंसर ये दिया हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप यही लगाएंगे। हाँ, मगर मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ कि इसका आंसर बेसिकली ऑब्जर्वेशन ही बनता है कि अगर स्टेटमेंट ऐसे हो, अगर वो ऐसे बोले ना का द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो देखें ना, इस पे गौर करें तो हमें पता चलता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, तो अब उसका आंसर जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। मगर MCQs अगर आता है तो आपने बेटा ये लगाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फिर कंसर्न जब इस तरह की पोजीशन आती है तो नंबर पे होता है बहरहाल। उसके बाद हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, रिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी तरतीब भी आपको याद होनी चाहिए, मरहलावार। ये ऐसे नहीं हो सकता कि इसको आप तरतीब से ना लिखें, तरतीब से लिखने। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या चीज़। वो हमारे पास है जी, एनी क्वेश्चन क्यूरी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन बायोलॉजिस्ट माइंड इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कोई बायोलॉजिस्ट से पूछता है या उसके माइंड में खुद ब खुद आती है, उसको आप नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो देखिएगा। एक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिक आपकी बुक में उसने डिस्कस की है वो मलेरिया के रिलेटेड है कि मलेरिया किस तरह से होता है, मलेरिया की वजह क्या है। ये तो पता चल जाता है, आपने देखना है कि जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, कौन उसको ट्रांसफ़र करता है, वो अगली प्रॉब्लम होनी थी। तो मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। आज पूरी दुनिया का मसला जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसका नाम है कोरोना।
यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक इंसान से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस है, ये बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और पोल्यूशन भी बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसका असर डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है, प्लांट्स पे भी है, एनिमल्स पे भी है, आबी ज़िंदगी पर भी है, और जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके ऊपर भी इसका वाजे, और इंसान के ऊपर वाजे इसके असरात हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम पूछी जा रही है, जो सवाल पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी है या नहीं है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक़ है तो किस किस्म का है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है, जो कि है ऑब्जर्वेशन। बेटा ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात, तो बेसिकली हम जो मुशाहिदात करते हैं बेटा, वो हम मुशाहिदा अपनी हवासे खमसा से करते हैं। 5 जो हमारे हिस्से हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन आर मेड थ्रू 5 सेंसेस। विजन की, बसारत की, हेयरिंग सुनने की, समात की, स्मेल सूंघने की, टेस्ट चखने की, और टच यानी कि छूने की। ये तमाम जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके ज़रिए से हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं मुख्तलिफ। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस आपने याद रखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को आप बोलते हैं मेयारी, जो मेयार के हिसाब से होता है, और क्वांटिटेटिव होते हैं मिकदारी मुशाहिदात, जो बाकायदा मिकदार के हवाले से होते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस नॉट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इनको न्यूमेरिकल्स की सूरत में, यानी आप कह सकते हैं कि आदाद और शुमार की सूरत में नहीं आप रिकॉर्ड करते, जबकि इनको नंबर्स में बाकायदा हिंसों में, डिजिट्स में आप शुमार करते हैं। ये लेस रिलायबल है, कम काबिल एतमाद है, ये ज़्यादा रिलायबल है। लेस एक्यूरेट होते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं। एग्जांपल्स में आप समझ आएंगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट उसकी ही फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है कि उसमें कितना फ़र्क है, किस तरह से हम वो डिफरेंस करेंगे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑब्वियसली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, या बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर और इथेनॉल की। वाटर का 1 लीटर इथेनॉल के 1 लीटर से हैवियर है। कितना हैवियर है, किस तरह से हैवियर है, किस सेंस में बात करें नहीं, तो यहाँ पे फ़र्क पता चलता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर वेज, उसका जो वज़न है वो 1000 ग्राम है, जबकि इसका 789 ग्राम 789 ग्राम्स है। और ये MCQs में इंपॉर्टेंट भी है जी, ये MCQs में पूछ लिया जाता है। तो ये डिफरेंस जो है ऑब्जर्वेशन में वो आपने याद रखना है, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मुलेशन। यहाँ पे मैंने ई लिखा है और नीचे मैंने आई लिखा है, इसका फ़र्क याद रख लीजिएगा। अगर हाइपोथेसिस में आई लिखा हो तो वो एक होता है, उसकी जमा हो तो हम ई लिख देते हैं, हाइपोथेसिस जो वो जमा की बात है। मफरूज़ा उर्दू में इसको कहा जाता है, यानी फ़र्ज़ कर ली जाती है कोई बात। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव मीन्स काबिल आजमाइश, जिसको आजमाया जा सके, जिसकी तहकीक जो है वो आप कर सकें, उसको आप बोलते हैं तहकीक तलब वजाहत, यानी आप बोलते हैं अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। बेटा जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाना है, या आपने कोई भी आगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करके उसके बाद अपना काम आगे चलाना है, तो जब तक आप उसका हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, उन ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, कुछ सवाल उन ऑब्जर्वेशंस का नहीं बनाएंगे, तो उन ऑब्जर्वेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उन्हीं ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये आपने आगे जाके जब पढ़ना है तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ऑब्जर्वेशन हुई। वहाँ पे एक साइंटिस्ट है, आपने जैसे पढ़ा भी है पहले, ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर एक मतलब पढ़ा भी था। तो लेबरिन ने वो ब्लड में मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में कोई टीनी क्रिएचर्स देखी थी, बाद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने देखी तो उनको नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम, तो मफरूज़ा बनाया गया। यानी ऑब्जर्वेशन से वो एक्सप्लेनेशन जो दी है टेंटेटिव काबिल आजमाइश वो वाली। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सारे के सारे परिंदों के पर होते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगी? मसलन कि ऑब्जर्वेशन ये की कि चिड़िया है, चिड़िया के भी पर हैं, चिड़िया हॉक वगैरह या कव्वे वगैरह हैं या पैरट वगैरह हैं, ये सारे परिंदे हैं, हमें पता है कि ये परिंदे हैं और इन सब के पर हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये अगर इतने जो परिंदे उनके पर हैं, इसका मतलब है सारे के सारे जो परिंदे उनके पर होते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक काबिल आजमाइश हमने एक्सप्लेनेशन दे दी, उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। एक हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात हैं, वो याद रखनी है।
एक ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आम सा बयान होना चाहिए, सिंपल। बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सिंपल सी स्टेटमेंट है। मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, सिंपल तरीन स्टेटमेंट है, कोई इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल तरीन हमने बोला। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, काबिल आजमाइश होना चाहिए, यानी इसको गलत भी साबित किया जा सकता हो, यानी कि आप ये ना कहें कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसको आजमाया जा सके, इसके ऊपर तजर्बा हो सके, आसानी से हम उसको फाल्सिफाई कर सकें, टेंटेटिव होना चाहिए। शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस जो आपने की हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए, सवाल गंदम जवाब चना वाला हिसाब ना हो, अब जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसके साथ एग्री करता हो। जितना हो सके उतना सिंपल रखें और पोटेंशली फाल्सिफाइबल और टेस्टेबल हो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिस शख्स को पता है, जिस साइंटिस्ट को कि ये हाइपोथेसिस गलत साबित हो सकता है, वो तब ही गलत साबित करेगा जब उसके पास उससे अच्छा हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे नतीजे की तरफ लेके जाएगा। वरना एट द एंड आखिर पे जाकर दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से वो गलत साबित हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा हमने आज हमारे जो पढ़े हैं बायोलॉजिकल मेथड के 3 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग है वो हम स्टडी करेंगे। अल्लाह।